आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से बच्चों हमें पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ रहा है, या उस रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों, हम लोग एकदम से नहीं पहचान पाते कि इसमें चेंज क्या हुआ है। हम सिर्फ क्या देखते हैं, हम या तो देखेंगे रिएक्टेंट और कुछ देर बाद हम प्रोडक्ट को अपने सामने देखते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या हुआ ये हमको नहीं पता होता है, ये हमारे लिए विजिबल नहीं है और हम वो सारी इंटरमीडिएट रिएक्शंस होती हैं। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक दूसरे में चेंज होने में, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसमें कितना टाइम वो ले रहा है या उसमें कितना टाइम जो है लग रहा है, ये हमें किससे पता चलता है, केमिकल काइनेटिक्स से पता चलता है। कुछ रिएक्शंस बहुत स्पीड हो जाती हैं, बहुत तेज़ी से हो जाती हैं, उनको हम फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। कुछ रिएक्शंस जो हैं वो बहुत स्लो होती हैं, उनको हम स्लो रिएक्शंस कहते हैं। और कुछ रिएक्शन जो है एवरेज टाइम से होती हैं, उनको हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी इट गिव्स ए बी। सपोज हमारे रिएक्टेंट हैं ए और बी, दो रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्शन करके ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी हमने क्या देखा, पहले इनिशियली ए देखा और बी देखा, वो दोनों आपस में जुड़े होंगे और उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट हमको दे दिया ए बी। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है, रिएक्शन स्टार्ट हुई, या रिएक्शन जो है वो किस तरीके से प्रोसीड कर रही है। इसको पता करने के लिए दो तरीके से हम पहचान सकते हैं। पहला, क्योंकि जब रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन की होगी तो धीरे धीरे इसमें क्या आती है, कमी आ रही होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो या तो ए और बी के जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी आए, या फिर क्योंकि अब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया है तो ए बी के कंसंट्रेशन में इंक्रीजमेंट हो। एक बार फिर से देखें, या तो ए प्लस और बी की कंसंट्रेशन में कमी हो रही हो, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो हमारी कम हो रही हो, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है, या ए बी की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो अगर बढ़ रही है, तब हम कहेंगे कि जो रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से हमें पता चलेगा, द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, या तो रिएक्टेंट में से कोई भी एक रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा हो, या द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या हो रही हो, बढ़ोतरी हो रही हो, तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है प्रोसीड हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब अगर कोई रिएक्शन सपोज R इज कन्वर्टेड इनटू P, यानी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एरो के लेफ्ट साइड में हमारा जो भी होगा वो क्या होगा, वो रिएक्टेंट होगा, और एरो के राइट साइड में जो भी होगा वो हमारे लिए प्रोडक्ट होगा। इफ दो कंडीशन पर, क्योंकि अगर हमारा कोई रिएक्शन हो रही है तो एक इनिशियल कंडीशन होगी, और जब वो रिएक्शन चेंज हुआ है उसमें कुछ एक फाइनल कंडीशन होगी। तो दो कंडीशन पर हम देखते हैं आर रिएक्टेंट की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू को, दो कंडीशन पर हम इसको पुट अप करेंगे। इफ R1 concentration and P1 concentration are concentration of R and P respectively at T1 टाइम। इनिशियल टाइम अगर हमारा T1 मान रहे हैं तो T1 टाइम पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो R1 है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो P1 है। ऐसे एंड R2 concentration and P2 concentration are concentration at time T2. Then
और अगर T2 टाइम फाइनल टाइम हमारा T2 है तो T2 टाइम पर जो R की कंसंट्रेशन है वो R2 है और P की कंसंट्रेशन जो है वो P2 है। तो अगर हम ये मानते हैं देन डेल्टा T इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1, डेल्टा R इज इक्वल टू R2 minus R1 and delta P is equal to P2 minus P। अब हम देखेंगे रेट ऑफ, अभी हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में हमें कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, या तो R में कमी हो रही हो यानी डिसअपियरेंस हो रहा हो, या फिर P में अपीयरेंस हो रहा हो, इंक्रीजमेंट हो रहा हो। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R कितना होगा, माइनस साइन यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ बता रहा है कि वो धीरे धीरे कम हो रहा है। डिक्रीज इन, अब कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो हमने देखा था यहाँ कितना डिक्रीज हो रहा था रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन में, डेल्टा आर यानी R2 माइनस R1, इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा आर। तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे लिए हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही हम अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, रेट ऑफ appearance of product P इज इक्वल टू, यहाँ पे इंक्रीजमेंट हो रहा है तो इंक्रीज, इसको हम प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन टाइम टेकन। अब कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है डेल्टा P का, हमने देखा P2 माइनस P1 यानी डेल्टा P। तो डेल्टा P का क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T जो है इसका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस जो होती है वो बराबर होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है, माइनस R, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आया, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस आ गया। ये ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो उसमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट जो होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है।
नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल NO2 plus CO, it gives NO plus CO2। तो यहाँ पर NO2 और CO रिएक्टेंट हैं और NO और CO2 जो है वो प्रोडक्ट है। तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से भी किसी की भी रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड कर सकती है। बस हमें ध्यान रखना है कि अगर वो रिएक्टेंट है तो उसको हम माइनस में लेंगे, अगर वो प्रोडक्ट है तो हम उसको प्लस में लेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू NO2 माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, माइनस डेल NO2 कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल CO कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल NO कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव होगा, डेल CO2 कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि हर एक हमें ये नहीं करना कि टोटल जो है वो इसका रिएक्टेंट का जो टोटल है और प्रोडक्ट के टोटल के बराबर होगा। रिएक्टेंट भी अगर अलग अलग हैं तो उनका भी रेट ऑफ जो अपीयरेंस है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस वो भी किसके रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। इंडिविजुअली जो है वो खुद भी बराबर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं। Hg प्लस Cl2 इट गिव्स HgCl2। इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल Cl2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल HgCl2 अपॉन डेल्टा T। ये तो अगर हमारा कोई भी स्टोक्योमेट्री जो है जहाँ पर सेम है तो वहाँ पर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई एग्जांपल ऐसा है कि जहाँ पर डिफरेंट स्टोक्योमेट्री के साथ जो है हमारी रिएक्शन है, जैसे एक अदर एग्जांपल हम देख लेते हैं। H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ स्टोक्योमेट्री जो है वो चेंज है 2HI। यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन के 1-1 मोल है और HI के 2 मोल हैं। तो वहाँ छोटा सा चेंज यहाँ इस रेट एक्सप्रेशन में हो जाता है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H, इसके नंबर ऑफ मोल्स एक ही है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, अब देखो जहाँ स्टोक्योमेट्री नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो 1 अपॉन में आ जाएगा, यानी और सब सेम रहेगा, सिर्फ वो नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 अपॉन में आ जाएंगे, यानी 1/2 पॉजिटिव तो था क्योंकि वो प्रोडक्ट है, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। तो ये इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। डिफरेंट स्टोक्योमेट्री का एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव इट गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि सभी मॉलिक्यूल की जो स्टोक्योमेट्रिक है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन
जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एन वैल्यू वो 1 में आ जाती है, यानी 1/5 निगेटिव के 1/5 डेल्टा बी आर निगेटिव अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी आर ओ 3 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/6, क्योंकि इससे 6 नंबर ऑफ मोल्स हैं, डेल्टा H पॉजिटिव अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अभी प्रोडक्ट स्टार्ट हो गए तो प्रोडक्ट में हम ये यहाँ पर रिएक्टेंट के केस में हम निगेटिव ले रहे थे, यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे, तो 1/3 डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन के लिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। नाउ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या यूनिट यूज़ करते हैं? पहले रेट ऑफ रिएक्शन देखें। रेट ऑफ रिएक्शन का भी हमने फॉर्मूला देखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा, अगर रिएक्टेंट है तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस में, या फिर अगर प्रोडक्ट है तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यानी दोनों ही ऊपर साइड में क्या है हमारी कंसंट्रेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सी, चाहे वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो चाहे वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो, अपॉन डेल्टा टी इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आर इज इक्वल टू, स्मॉल आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब डेल्टा सी यानी कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन को हम किस में मेज़र करते हैं, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई, अपॉन टाइम यानी सेकंड में हम इसको मेज़र करते हैं, सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट होगी। तो हमारे आर की जो यूनिट है वो कितने निकल के आई, ml-1 सेकेंड -1, ये यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है। Now we take an example. The rate of reaction, the rate of formation of NO in the following reaction is 3.6 into 10 to power -3 mole liter inverse second inverse. Find the rate of disappearance of oxygen. इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन हमारी क्या दी हुई है, 4NH3 + 5O2 इट गिव्स 4NO + 6H2O। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा 3.6, यानी आर वैल्यू दी हुई है 3.6 इंटू 10 टू पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन है। पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हम जानते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, ये हमसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जिस दो के बीच में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 दिया हुआ है, यानी इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है, और O2 की रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है वो पूछी है, क्योंकि इन सभी यूनिट्स की जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं सबके रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वो सेम होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमें दो टर्म दिए हैं, एक का दिया हुआ है दूसरे का पूछा है, तो उन दो टर्म्स को एक दूसरे के इक्वल कर लो, जैसे NO हमें गिवन है और NO2 पूछा है, तो इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे के इक्वल कर लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इज इक्वल टू 1/5, इन दोनों को हमें इक्वल करना है, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी निगेटिव, क्योंकि ये प्रोडक्ट के लिए है, इज इक्वल टू
1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T। अब हम जानते हैं डेल्टा O2 और डेल्टा अपॉन डेल्टा T की तो हमें रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकालनी है और इसके लिए हमें गिवन है। तो गिवन वैल्यूज़, ये किसकी वैल्यू दी हुई है? डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, जो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल ही होगी। सो 1/r x, ये हमको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 1/4 इंटू डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T की वैल्यू कितनी है? 3.6 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 5/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ या x इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या होगी इसकी? ये भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन चेंज है, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आंसर। हम डिस्कस करते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ग्राफ की, यानी रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में हमें ग्राफ देखना है। यहाँ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है, लेकिन दोनों के लिए जो ग्राफ है वो थोड़ा सा उलट जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट में जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो ग्राफ हमारा क्या जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। और प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज करती है, तो ग्राफ हमारा जो है अपवर्ड जाता है। अब हमें देखना है कि इस ग्राफ की हेल्प से हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को समझना है। अगर हम किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमारा टाइम लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर हमने कंसंट्रेशन लिया हुआ है। सपोज T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो C1 है और T2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो C2 है। तो दो एवरेज टाइम और दो एवरेज कंसंट्रेशन का जो एवरेज हम निकालेंगे, यानी एवरेज, यानी दो पॉइंट का जो एवरेज होगा वो इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, दो पॉइंट हमारे क्या हैं? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 नेगेटिव में, या फिर माइनस डेल्टा C कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T टाइम। तो ये हमारे इस रिएक्शन के लिए या इस रिएक्टेंट ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वहीं अगर हम इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर एक छोटा फ्रैक्शन। तो यहाँ ये एवरेज में वो कितना भी बड़ा फ्रैक्शन है, कितना भी बड़ा ड्यूरेशन हो सकता है, लेकिन इंस्टैंटेनियस में जो होगा वो एक छोटा सा फ्रैक्शन होगा। उस छोटे फ्रैक्शन में जो चेंज हुए हैं उसको ही हम क्या कहेंगे? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा ही प्रोडक्ट के केस में देखें, सपोज T1 टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो C1 थी एंड T2 टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो C2 थी। तो इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, और ये प्लस में होगा, यानी डेल्टा C कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। ये इस प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू है।
सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई हमारी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर, यानी एक T1 इनिशियल टाइम होगा, एक फाइनल टाइम होगा, उन दोनों टाइम के डिफरेंस पर जो कंसंट्रेशन में चेंज हुआ होगा उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर हम डेल के लिए ये साइन यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू माइनस डेल आर अपॉन डेल्टा टी एंड इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक गिवन टाइम पर जो कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक छोटे फ्रैक्शन पर। तो वो भी एक डिफरेंस है, लेकिन वो जो फ्रैक्शन है वो बहुत छोटा है, इसीलिए इसको हम स्मॉल डी या डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी। Let us take an example related to rate of reaction. For the reaction R into P, the concentration of a reactant changes from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate of the reaction. कोई किसी केमिकल रिएक्शन जिससे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 0.03 m से 0.02 m में चेंज हो रही है, और इसको इतना चेंज होने में इसको 25 मिनट्स लग रहे हैं। तो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ लिख लें। तो गिवन वैल्यूज़ में R1 हमारा दिया हुआ है इज इक्वल टू 0.03 m, R2 इज इक्वल टू 0.02 m, टाइम दिया हुआ है 25 मिनट्स और 25 इंटू 60 सेकेंड। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। R एवरेज इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा T। तो हमने देखा R1 R2 की वैल्यू कितनी है? 0.02। तो 0.02 माइनस 0.03 अपॉन 25 इंटू 60। तो सॉल्व करके हमारी जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आई है वो आएगी 6.66 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालते हैं? सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। सेकेंड इज टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी से केमिकल रिएक्शन फास्ट होती है। तो जितना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करेगी। थर्ड वन इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर हमारे जो रिएक्टेंट हैं, सपोज 2 रिएक्टेंट हैं ए और बी और आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनका नेचर अगर सेम है, जैसे दोनों अगर पोलर हैं या दोनों ही नॉन पोलर हैं, तब उनकी रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी, केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन उनकी ज़्यादा होगी। अदरवाइज उनका नेचर अगर डिफरेंट है तो वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे और उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस भी जो है वो बहुत स्लो होगी। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो क्या हो जाती है, ये अल्टर्ड कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, चेंज थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता है इसकी। तो रेट ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। एक्सपोजर टू रेडिएशन, रेडिएशन से भी अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को सनलाइट के प्रेजेंस में या किसी लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, क्योंकि
सनलाइट हो चाहे अदर कोई सोर्स ऑफ लाइट हो, उससे हमें एनर्जी ही मिलती है और एनर्जी मिलकर के वो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी बढ़ जाएगी। देन लास्ट वन इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है केमिकल रिएक्शन उतनी ही बढ़ जाती हैं, क्योंकि कई केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सरफेस फिनोमिना होती हैं, और अगर सरफेस फिनोमिना है तो ज़्यादा सरफेस के साथ बढ़ने से उनकी रिएक्शंस केमिकल जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो उस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स थे 6 फैक्टर्स जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज होती है या अफेक्ट होती है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसनट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। सेकेंड इज टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, सेम मॉलिक्यूल अगर रिएक्टेंट के हैं तो वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। एक्सपोजर टू रेडिएशन, रेडिएशन के में एक्सपोज करने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है। एंड सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्टेंट्स की जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो इंक्रीज हो जाए।